जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आलोक शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई की एग्जाम चल रही है, जिसमें मैंने अभी तक पूछे गए पिछले 10 वर्षों के प्रश्नों का निचोड़, जो परीक्षा में आए हुए एग्जैक्ट प्रश्न। दोस्तों देखिए किस तरह के प्रश्न जो परीक्षा में आ रहे हैं, अलग अलग प्रकार क्या होता है, क्यूरी का मात्रक का संगत को ज्ञात कीजिए, रीजनिंग पे बेस्ड प्रश्न, जो सिलेबस है। दोस्तों अभी सिलेबस भी आपको दिखाता हूं, और ये देखिए सिलेबस है, और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्नों को मैं करवाऊंगा, और वो भी वे प्रश्न जो परीक्षा में सीधे पूछे गए हैं। तो जुड़िए हमारे साथ। अगर आप नए हैं तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट और मोटिवेशन दें। मैं गवर्नमेंट जॉब से समय निकालकर आप सभी छोटे भाई बहनों के लिए इस तरह की उपयोगी वीडियो बनाता रहता हूं। आज मैं जनरल एप्टीट्यूड को कवर करूंगा पूरा जो आपकी परीक्षा में जहां से प्रश्न आने वाले हैं, जनरल इंटेलिजेंस के वो प्रश्न जिस तरह से परीक्षा में बनेंगे, हिंदी इंग्लिश के भी प्रश्न, बाइलिंगुअल प्रश्न दोस्तों हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। तो पीडीएफ भी डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा आपको। चलिए तो हम बिना देर किए चलते हैं, पहले सिलेबस को समझिए। जो लोग अभी तक सिलेबस नहीं देखे हैं, कम से कम अब तो देखकर ये जान लें कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो उनके लिए यूजफुल है कि नहीं। हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल लैंग्वेज है, जिसका जो मर्जी बोल ले, जिससे 25 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। जनरल एप्टीट्यूड, कुछ लड़के बोल रहे हैं सर जीएस जीए आएगा नहीं, विज्ञान नहीं आएगा, इतिहास भूगोल नहीं आएगा। दोस्तों ये जो जनरल एप्टीट्यूड शब्द है यही बहुत बड़ा है। इसमें आप समझ लीजिए कि कुछ भी वो पूछेगा, और जनरल एप्टीट्यूड में आपके जीए और जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडी का प्रश्न आएगा जो मैं करवाऊंगा। साइंस से रिलेटेड प्रश्न आएगा, तमाम टिपिकल टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न आएगा, छोटे छोटे स्टैटिक प्रश्न आएंगे जो मैं अभी आपको कवर करवाता हूं। आपको पूरा एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को सीधा स्क्रीनशॉट मार करके ऐसे मैंने जो है लगा दिया। मैं कोई टाइप करके अपने से प्रश्न नहीं लेकर आया हूं दोस्तों, एकदम परीक्षा के प्रश्न हैं। फिर इसी तरह से जनरल इंटेलिजेंस के प्रश्न देखिए है, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के प्रश्न है, टोटल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो भी प्रश्न आपको इसी तरह से हैं। 25-25 नंबर के जो है ये सारे क्वेश्चन हैं। 90 मिनट का टाइम है, 100 नंबर के प्रश्न हैं। तो चलिए खैर, ये तो सिलेबस जो लोग देखे होंगे, ये उन लोगों के लिए कि अभी जो मैंने पिछली वीडियो डाली, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए उसको। जो है उस पर लोग कमेंट बार बार कर रहे हैं दोस्तों कि जीएस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं दोस्तों। मैंने इन भर्ती परीक्षाओं को क्रैक किया है। मैं खुद गवर्नमेंट जॉब में, पुलिस की भर्ती में जो है काम किया हूँ, टीचर, गवर्नमेंट टीचर में सेलेक्ट हुआ हूं, तो कई भर्ती परीक्षाओं को क्रैक करके सेलेक्ट होने का मेरा एक लंबे समय तक अनुभव रहा है। तो आपको बेहतरीन चीज दूंगा, गड़बड़ चीज नहीं दूंगा जो आपको परीक्षा में फायदा न दे। तो निम्न में से कौन सी हरित गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो दोस्तों मीथेन भी हमारी जो है ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी ग्रीन हाउस गैस है, और इसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह इस तरह की मेथेन, या एक तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सीओ, ये सब ग्रीन हाउस गैस में आती हैं। लेकिन हाइड्रोजन हमारी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चूंकि यहाँ पर नहीं है पूछा है, तो सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। ग्रीन हाउस गैस के बारे में आप जानते हैं, ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, इसको आप एक बार देख लीजिए। इस टॉपिक को, यहाँ से प्रश्न आता है, जो मैंने आपको जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस थी बता दिया। इसके बाद चलिए अगला है, वृक्ष का सबसे अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? यही है आपका जनरल एप्टीट्यूड। अब आप इसको किस सिलेबस में रखेंगे दोस्तों? इसको आप जनरल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स कहाँ रखेंगे? तो ये जनरल एप्टीट्यूड का प्रश्न है दोस्तों, यही पूछेगा। इस तरह के प्रश्न बनाएगा जो मैं आपके लिए ये परीक्षा में पूछा था पिछले। व्हाट इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द ट्री? इनर बार्क, हर्टवुड, मेडुलरी रेस, पिथ। अब हिंदी में समझ लीजिए, आंतरिक पक्कल, दिल कास्ट, मेडुला किरणें, या पिथ। तो सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा हर्टवुड यानी दिल कास्ट। जो वृक्ष का आंतरिक भाग जो इस तरह से होता है, ये जो सबसे अंदर वाला एरिया होता है, इस तरह से आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे वृक्ष को जब काटेंगे तो ऐसे ऐसे रहता है। तो जो आंतरिक भाग है इसे हर्टवुड कहा जाता है, दिल कास्ट कहा जाता है। यहाँ पर आपका है हर्टवुड, इसको समझ लीजिए। इसका अगला प्रश्न है, जल शुद्धिकरण के किस तरीके में सूक्ष्मजीवी नहीं मरते हैं? विच मेथड ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन डज नॉट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म? मतलब जो उसमें माइक्रोबैक्टीरिया होते हैं वो मरते नहीं हैं। तो आइए देखिए, उबाल देना यानी उबालना, बी निस्यंदन, सी क्लोरोनीकरण, डी यूवी विभासन। इंग्लिश में बॉइलिंग, फिल्ट्रेशन, क्लोरिनेशन, यूवी इरेडिएशन। अब समझिए इसमें क्या है, उबाल देंगे दोस्तों तो मर ही जाएंगे। अगर आप बैक्टीरिया को उबालेंगे पानी में तो मरेंगे। अगर आप जो है उनमें क्लोरीन वगैरह डालेंगे तो भी मर जाएंगे।
यूवी विभाषण यानी कि यूवी इरेडिएशन करेंगे तो भी मर जाएंगे। जो यूवी वगैरह होता है हमारे आरओ घर में या कहीं पर लगा होता है, आप देखे होंगे स्कूल में, ऑफिस में। लेकिन फिल्टर करेंगे जल को, अगर आप केवल निस्यंदन करेंगे तो इससे बैक्टीरिया नहीं मरेंगे, केवल जो है जल से जो है अणु जो खराब जो है एक तरह से बड़े बड़े जो है कण वगैरह हैं, ऐसे पार्टिकल्स हैं जो है बड़े पार्टिकल्स, वही छन जाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे, बाकी सारी चीजें रहेंगी। तो फिल्ट्रेशन सही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है क्लोरोफ्लोरो, यहाँ पे कट गया है थोड़ा सा मात्रा, क्लोरोफ्लोरो हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरो। चलिए आप यहाँ पे समझ लीजिए, हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रमुखतः किसमें इस्तेमाल होता है? सोलर हीटर में, रेफ्रिजरेटर में, वॉशिंग मशीन में, माइक्रोवेव ओवन में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर वाइडली यूज्ड इन, तो आप जानते हैं दोस्तों सीएफसी गैस जो है, सीएफ जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, तो ये जो है सबसे ज्यादा मतलब यूज तो कई जगह होती है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए पूछा वाइडली यूज्ड इन, द क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर वाइडली यूज्ड इन। सोलर हीटर में तो यूज होता नहीं है, वॉशिंग मशीन में नहीं, माइक्रोवेव में नहीं, रेफ्रिजरेटर भी सही हो जाएगा, फ्रिज वगैरह में जो है, फ्रिज एसी रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज किया जाता है अधिक मात्रा में। ऐसे ही प्रश्न आएंगे दोस्तों। अब देखिए ये प्रश्न इसी तरह से है, जनरल एप्टीट्यूड जो टॉपिक इन्होंने दिया है, ये आपको एक ऐसा टॉपिक दे दिया है इन्होंने सिलेबस को बदल के कि ये कहीं से भी पूछे आप इन पे ब्लेम ना कर सकें कि ये तो सिलेबस में आता ही नहीं है, बस ये जान लीजिए। तो परीक्षा बहुत कठिन भी नहीं है और बहुत सरल भी नहीं है, आप बस जिस हिसाब से मैं दे रहा हूं इनको आप रिवाइज करिए और इन्हीं से संबंधित चीजों को पढ़ करके जाइए। मैं रेगुलर जब तक परीक्षा चलेगी तब तक मेमोरी बेस्ड प्रश्नों का, ये 28 तक अगर चलने वाली, तो रेगुलर आपको इस चैनल पर मैं डेली प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन बैंक, जो परीक्षा में आए हुए प्रश्न है विद्यार्थियों से पूछकर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, तमाम चैनल से आपको एक जगह उपलब्ध करवाऊंगा। आप बस हमसे जुड़े रहिए। असेंबलिंग क्या है? अलग अलग करना, तोड़ना, जोड़ना, पहले से तैयार पार्ट को जरूरत के अनुसार इकट्ठा करना। व्हाट इज असेंबलिंग? टू डिवाइड, ब्रेक, टू ज्वाइनिंग टू ऑलरेडी प्रिपेयर पार्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रिक्वायर्ड। जैसे असेंबलिंग दोस्तों क्या होता है, जैसे आपने कभी कभी सुना होगा कि जैसे कंप्यूटर ही असेंबल लोग करवाते हैं, तो असेंबलिंग का मतलब कि अलग अलग पार्ट्स हैं, कोई खिलौना है, कोई डिवाइस है, उसके अलग अलग पार्ट्स हैं इस तरह से, तो इन सभी पार्ट्स को जोड़ करके कोई एक डिवाइस बना देना, ये इसी पार्ट्स को जोड़ करके, दिस इज कॉल्ड द असेंबलिंग। तो आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा कि पहले से तैयार पार्ट्स को जरूरत के अनुसार इकट्ठा करना, यानी ज्वाइनिंग टू ऑलरेडी प्रिपेयर पार्ट्स फॉर ऑब्टेनिंग रिक्वायर्ड, ये हो जाएगा असेंबलिंग का मतलब, इसको ध्यान देंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, किसकी इकाई है? डिस्टेंस की, स्पीड ऑफ लाइट की, स्पीड की, टाइम की। तो सही उत्तर हो जाएगा बिना समय बर्बाद किए। बहुत पुराना प्रश्न है, इसका उत्तर आप अच्छे से जानते होंगे। अगर ये प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं दोस्तों, इट मीन्स कि यू आर गोइंग इन राइट वे, योर प्रिपरेशन इज गोइंग इन गुड वे, आप अच्छा करेंगे, विश्वास रखिए। अगर ये प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं तो प्रकाश वर्ष दोस्तों जो है दूरी का मात्रक है, ये जो है दूरी का मात्रक है, आप इसको जानते रहिए। दिए गए विकल्पों में असंगत का चयन कीजिए। देखिए रीजनिंग है, अब है तो रीजनिंग, लेकिन पूरा जीएस भरा पड़ा है। अब आप यही कहेंगे सर रीजनिंग केवल पूछेगा, जीएस नहीं पूछेगा, तो ऐसे पूछेगा ना, आप कान घुमा कर पकड़ लेगा, समझ में नहीं आएगा। ये है फाइंड आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच इज डिफरेंट, कौन सा अलग है? तो नागा, भील, गारो और ब्राह्मण। अब समझिए, नागा एक आपकी जनजाति है, शेड्यूल ट्राइब है, भील भी आपकी शेड्यूल ट्राइब है, आप जानते हैं भील झारखंड वगैरह में, गारो मेघालय की गारो खासी जयंतिया भी आपकी जो है एक जनजाति है, शेड्यूल ट्राइब है। लेकिन ब्राह्मण आपकी जो है जनजाति नहीं है, ब्राह्मण एक जाति है, ये भी आप जानिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द डिफरेंट ऑप्शन, देन इट विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मण। यही है जीएस का को रीजनिंग में ला करके घुसा देना, और विद्यार्थी कंफ्यूज हो केवल रात दिन रीजनिंग लगा कर आया, जीएस तो पढ़ा नहीं। तो जीएस पे ध्यान दीजिए दोस्तों, जीएस भी आपको परीक्षा में आएगा और ये पक्का नंबर दिलवा देता है। क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिविटी की, ऊर्जा की, उष्मा की, ताप की। तो क्यूरी की बात करें दोस्तों तो रेडियो एक्टिविटी की इकाई है ये, इसको जानते रहिए। टेम्परेचर की सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जानते हैं, ऊर्जा का कार्य वगैरह, कार्य का ऊर्जा वगैरह, जूल वगैरह आप जानते रहिए इसको, उष्मा का भी, हीट का भी उसी तरह से। तो इसको आप समझिए। कहाँ खाना बनाने में सबसे ज़्यादा समय लगेगा?
कितना मजेदार लगेगा, बहुत इजी प्रश्न है। तो आप उत्तर नहीं, घर पे खाना बनाने में समय की बात नहीं हो रही है। कहाँ खाना बनाने में सबसे ज्यादा समय लगेगा? समुद्र तल पर, मनाली में, वाह क्या बात है, मनाली में खाना बनाने, माउंट एवरेस्ट पर, दिल्ली में। अब समझिए, अब यहाँ पर आप ये ना समझिएगा कि खाना बनाने के लिए सुविधा कहाँ है, मतलब कहने का है कि ऊंचाई से संबंधित चीजें हैं। समुद्र तल का मतलब कि सबसे नीचे के स्थान की बात हो रही है, मनाली थोड़ा सा ऊंचाई पर है, दिल्ली भी थोड़ी सी ऊंचाई पर पड़ेगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है। और जो कुकर या खाना जो हम लोग पकाते हैं दोस्तों, जो जो हम किसी पॉट में अगर भोजन को पका रहे हैं, तो इस पे दाब का बहुत रोल होता है। जो प्रेशर पड़ता है ऊपर से, यह प्रेशर क्वथनांक को बढ़ा देता है, इसको गर्म होने को, इसको उबलने की क्रिया को प्लस कर देता है। जान लीजिए जो दाब है, ये जो आपका प्रेशर वायुमंडली जो दाब पड़ रहा है, ये ऊपर आपका जानते हैं कि आपका एटमॉस्फियर है। समझिएगा चीजों को, मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझाने की भी कोशिश कर रहा हूं। आप हालांकि आप बहुत सारे बैचेस से लेकर बड़े बड़े शिक्षकों से पढ़े हैं, मैं तो आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, लेकिन फिर भी रिवाइज तो करवा ही सकता हूं। तो इस तरह से जो ये दाब है, जब ऊंचाई, आप जानते होंगे कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी, वैसे ये जो हाइट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, दाब वैसे वैसे घटता जाएगा, प्रेशर वैसे वैसे घटता जाएगा। ये आप जानते हैं, दोनों एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती। तो अब होता क्या है कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, तो वहां पर सबसे कम दाब रहेगा, तो उस ऊंचाई पर सबसे मतलब समय ज्यादा लगेगा खाना बनाने में। प्रश्न हमारा है कुकिंग विल टेक लॉन्गेस्ट टाइम एट, देन द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, माउंट एवरेस्ट। द नेक्स्ट ऑप्शन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आवाज की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? स्वरमान पर, आयाम पर, तरंग दैर्घ्य पर, वेग पर। अब समझिए, आवाज की प्रबलता, द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन पिच, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, वेलोसिटी। तो यहाँ पर आयाम जो दोस्तों जितना बढ़ेगा, आवाज की प्रबलता उतनी बढ़ेगी, जानिए। तरंग दैर्घ्य जानते हैं कि तरंग मतलब कि एक वेवलेंथ पूरा करने में जो है, तरंगों को एक दूरी तय करने के, उसको तरंग दैर्घ्य कहते हैं। और वेवलेंथ, और इसको भी आप जानते रहिए, पिच जो है आवाज को पतला कर देती है। महिलाओं की आवाज के पतला का पन का कारण ये प्रश्न पूछता है, क्या है? तो पिच है वो जो है। तो ये भी आप जानते रहिए। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आयाम। आयाम जो है, इससे आवाज जो की प्रबलता बढ़ जाती है। अतिचालक की चालकता कितनी होती है? अतिचालक की चालकता जो है कितनी होती है? द कंडक्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर इज। तो यहाँ पर सही ऑप्शन दोस्तों बहुत अधिक, बहुत कम, अनंत, तो शून्य। यहाँ पर डी, अतिचालक की चालकता दोस्तों शून्य होती है। कुछ प्रश्नों के उत्तर मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग में लगे, अगर जिसका इसका उत्तर अलग आपको लग रहा हो तो आप कमेंट हमें करिएगा, क्योंकि मैंने इन प्रश्नों को खोजने का, उत्तरों को खोजने का प्रयास किया है दोस्तों, लेकिन फिर भी कुछ होता है ना कि जैसे एक अपने लगता है कंफ्यूजन, कई उत्तर जब मिलते हैं तो थोड़ा सा इसको आप कमेंट करिएगा अगर इसका सही उत्तर है तो कमेंट सेक्शन में, अन्यथा आपको अगर सही उत्तर पता है तो आप वो लिख के भेजिए। ये देखिए एक प्रश्न बार बार ये भी रिपीट हो रहा है, जो है सीआरपीएफ कई परीक्षाओं में पूछा है अपने। तो 1 AMU इज इक्वल टू 1.166 इंटू 10 की पावर -14 ग्राम, बी 6.02 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम, सी 0.000549 ग्राम, डी 1.00758 ग्राम। तो यहाँ पर AMU की बात करें दोस्तों, तो ग्राम में अगर इसको देखेंगे तो -14 जहां लगा है, बस इतना याद करें, पूरा मुझे पता है आपको याद नहीं होगा। 1.6 आप ध्यान रखिए कि 1.6 वाला आंकड़ा प्लस -14 अगर ग्राम में है तो, और अगर केजी में है तो -27 यहाँ पर आपको दिखेगा। यही ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा। ऐसे प्रश्न अगर आते हैं तो थोड़ा कठिन तो होते हैं, लेकिन एक ट्रिक के माध्यम से इसको आप हल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर फिलहाल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड ऑड वन आउट, असंगत को ज्ञात कीजिए। दिस इज द रीजनिंग क्वेश्चन बट कंप्यूटर इज हियर। आप देख रहे हैं कि यह रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर टोटल आपका लोड है। अब देखिए एक्सेल, माउस, डेस्कटॉप और की, इन सब में से असंगत कौन सा है? तो अब समझिए यहाँ पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात आने लगी है। जैसे माउस आप देखते हैं कि माउस आपका क्या है, हार्डवेयर है। बटन, की माने बटन, यह भी आपकी क्या है, हार्डवेयर है। डेस्कटॉप की बात करें तो यह भी आपका पीसी जो है हार्डवेयर है, लेकिन एक्सेल आपका हार्डवेयर नहीं है दोस्तों, यह आपका एक क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो असंगत आपका हो जाएगा एक्सेल, ये सही उत्तर हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन के अणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? सही उत्तर है 0। ये जान लीजिए, हाइड्रोजन के अणु में 0 न्यूट्रॉन होते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से किसकी सबसे अधिक आवृत्ति होती है? ए कॉस्मिक किरणें, बी एक्स किरणें, सी रेडियो तरंग, डी सूक्ष्म तरंगे। तो सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? कॉस्मिक रेज, एक्स रेज, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव। सही आंसर हो जाएगा कॉस्मिक किरणें। अगर आपको किसी प्रश्न के उत्तरों पर दोस्तों अगर मतभेद है, विभेद लगता है, अलग है, तो आप कमेंट करके हमें बताइए, हम बिल्कुल उसको करेक्शन में लेंगे। लेकिन आपका सुझाव या आप किस तरह से और क्वेश्चंस चाहते हैं, किस परीक्षा के लिए चाहते हैं, थोड़ा हमें कमेंट करके अवगत करें दोस्तों। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखें दोस्तों, मुझे अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा। वीडियो को लाइक कर कमेंट करें। हाइड्रोजन का रंग होता है, द कलर ऑफ हाइड्रोजन इज येलो, कलरलेस, रेड, ऑरेंज। हिंदी में समझ लीजिए, पीला, रंगहीन, लाल, नारंगी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कलरलेस यानी रंगहीन होता है। द हाइड्रोजन हैव नो कलर, इसके पास जो है हाइड्रोजन हैज नो कलर, इसके पास कोई कलर नहीं होता है। जीव विज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी? अरस्तु, अरिस्टोटल जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, डार्विन, लैमार्क, पुरकिंजे। अब समझिए, यहाँ पर ये पुरकेजा लिखा है तो इस पे मुझे एग्जाम में ट्रांसलेट करके जो प्रश्न, अब जैसे मैंने टाइप नहीं किया, जैसे आया वैसे मैंने यहाँ पर छाप दिया है पूरा स्क्रीनशॉट लेकर के, तो ये वैसे ही आया हुआ था। फिलहाल यहाँ पर पुरकेंजा जो है यहाँ सही, देखिए उत्तर है यहाँ पर है। तो अब अगर इसमें समझिए, अब होता क्या है, यहाँ पर मैं क्लियर करता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि सही उत्तर क्या है। जीव विज्ञान के पिता के रूप में दोस्तों जो है अरस्तु को जाना जाता है, ध्यान दीजिए। और डार्विन वगैरह का सिद्धांत आप जान ही रहे हैं कि लैमार्क और डार्विनवाद जो है, इसको आप समझ लीजिए कि जिन वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं, जैसे जिराफ की गर्दन लंबी होने का मतलब कि जो एक उपयोगिता का नियम कि जिस अंगों का इस्तेमाल नहीं होता है वो विलुप्त हो जाते हैं, या जिन अंगों का इस्तेमाल होता है वो बढ़ जाते हैं। ये लैमार्क और डार्विनवाद के सिद्धांत को आप पढ़ लीजिएगा। फिलहाल फादर ऑफ बायोलॉजी इज अरस्तु। प्रकार का प्रयोग होता है, यह प्रश्न है दोस्तों, यही लेवल है जान लीजिए परीक्षा का। यही जो जनरल एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, स्पेशल विभागीय प्रश्नों को डाल रहे हैं, यही प्रश्न। प्रोटेक्टर इज यूज्ड टू ड्रा, मेरा मोटो आपको यही प्रश्न बताने थे, इसी तरह के प्रश्नों को देना था ताकि आपको एक आइडिया मिले। प्रकार जो आप पहले प्राइमरी वगैरह में या जूनियर हाई स्कूल में यूज करते होंगे, उससे क्या करते हैं दोस्तों, लाइन के लिए, मेजर एंगल के लिए, और वेरियस शेप के लिए या रेगुलर शेप के लिए। अब हिंदी में तो आप डिस्टर्ब भी हो जाएंगे। देखिए ऑप्शन नंबर ए लाइन, ऑप्शन नंबर बी उपाय के कोण, ऑप्शन नंबर बी विभिन्न आकार, ऑप्शन नंबर डी समान आकार। तो सही उत्तर हो जाएगा उपाय के कोण, ये जान लीजिए। अंग्रेजी थोड़ा देख लिया करिए, मेजर एंगल। मैं आपको एक बार बता दूं थोड़ा सा, अगर एग्जाम में किसी प्रश्न कि हिंदी वाले वर्जन में अगर हिंदी विद्यार्थी के लिए समस्या आए, न समझ में आए, तो उस प्रश्न को छोड़ने से पहले एक बार आप उसको इंग्लिश में चेंज करके जरूर देख लीजिएगा, आ जाएगा, तुरंत आपको आसान लगेगा। अगला प्रश्न है, कोण का बिंदु कितना होता है? जो पॉइंट होता है, एंगल एट अ पॉइंट इज, माने बिंदु पर कोण जो है कितना होता है, समझिए। अब देखिए ट्रांसलेशन बदल गया, लेकिन अंग्रेजी वाला एकदम आपको क्लियर समझ में आएगा। एंगल एट द पॉइंट इज 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। तो 300 जो पॉइंट होता है दोस्तों, ये जो बिंदु होता है, अब यहीं से तो जैसे मान लीजिए कि सीधी रेखा है, अब यहीं से तो कोण अगर ये सीधा जाएगा तो 90 डिग्री, अगर ये इधर जाता है तो जो है 45 डिग्री, इधर जाता है तो इस तरह से जो है बढ़ता जाएगा, 90 में 45 प्लस हो जाएगा, इधर जाएगा तो 180 डिग्री, इस तरह से कोण बढ़ता जाएगा। तो अब कहने का मतलब क्या है कि ये बिंदु जो है, इस पर ये कितने का कोण बनता है, तो इस बिंदु पर तो टोटल 360 डिग्री का चारों तरफ का कोण बन सकता है, तो 360 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको वही मैं बता रहा हूँ हिंदी वर्जन ना समझ में आए तो इंग्लिश वर्जन एक बार जरूर देखिए, चेंज करके अपने उसमें सीबीटी में या पेपर में है तो वैसे आपको समझ में आ जाएगा। 180 डिग्री का कोण कितने पर बनता है? We obtain 180 डिग्री इन रिफ्लेक्स एंगल, एडजेसेंट एंगल, स्ट्रेट एंगल या कंप्लीमेंट्री एंगल। रिफ्लेक्स कोण, एडजेसेंट कोण, सीधा कोण या कंप्लीमेंट्री कोण। अब देखिए हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए भी वही अंग्रेजी को हिंदी में लिख करके देखिए बेचारा क्या समझेगा।
लेकिन फिलहाल आप यहाँ पर सीधा कोण जो है 180 डिग्री दोस्तों यही है, ये सीधा अगर सीधी लाइन कहीं पर खींच दी गई है तो दिस इज कॉल्ड द 180 डिग्री, ये आपकी 180 डिग्री का कोण है, इसको आप जानते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी पेंसिल की नोक सॉफ्ट होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेंसिल लीड इज सॉफ्टेस्ट? क्योंकि स्टेनो का एग्जाम है तो लिखा पढ़ी में तगड़ा बनाने के लिए ऐसे प्रश्न ये डालते हैं। 7B, 6B, 5B, 4B, ये ग्रेड है, 7B ग्रेड, 6B ग्रेड, 5B ग्रेड, 4B ग्रेड। अब समझिए यहाँ पर सॉफ्टनेस का मतलब समझिए कि B वाला जो सिस्टम है इसका मान जितना ज़्यादा रहेगा सॉफ्टनेस उतनी ज़्यादा रहेगी, ये जान लीजिए। एक आती है 9B, वह सॉफ्टेस्ट होती है, सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो फिलहाल यहाँ पर 6, 4, 5 में 7B जो है यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा है, तो 7B जो है सबसे सॉफ्ट होगा दिए गए ऑप्शंस में। और 9B तो सॉफ्टेस्ट होती है, इसको ध्यान रखिएगा। मतलब B+ रहेगा, अभी कम घटा दे, अगर 7 को हटा दे तो 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो ज़्यादा B जिसमें रहेगा वही वाला सॉफ्ट होगा। अब इसके बारे में हमने भी तो बहुत रिसर्च नहीं किया, फिलहाल जो हमें समझ में आया हमने आपको बताया इतना। अगला है, त्रिभुज जिसकी 2 पक्ष बराबर होते हैं उसे क्या कहते हैं? समझिए, नेम ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड आर इक्वल। तो इक्वलेटरल ट्राइंगल, बी राइट एंगल ट्राइंगल, सी स्केलेंट ट्राइंगल, डी आइसोस्केल ट्राइंगल। हिंदी में बराबर त्रिभुज, बी सही कोण त्रिभुज, सी विषमबाहु त्रिभुज, डी समद्विबाहु त्रिभुज। तो अगर जिस त्रिभुज की दोनों पक्ष बराबर हैं, तो आप समझिए दोस्तों, अगर त्रिभुज की बात करते हैं तो अगर दोनों पक्ष बराबर हैं तो समबाहु त्रिभुज जो है, इसको ध्यान रखिए कि अगर इक्वलेटरल त्रिभुज अगर हैं तो दोनों पक्ष बराबर तो इक्वलेटरल ट्राइंगल बनेगा, यानी कि ए वाला सही उत्तर बराबर त्रिभुज, उसी का थोड़ा नाम बदल दिए हैं यहाँ पर, ये वाला इक्वलेटरल ट्राइंगल समबाहु सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, चतुर्भुज के कितने पक्ष और कोण होते हैं? तो चतुर्भुज की बात करें तो इसमें जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी इंग्लिश में भी वही है, क्वाड्रिलेटरल हैज साइड एंड एंगल्स। तो A3, B5, C4, D6। तो 4 जो है सही हो जाएगा, सी पर है आपका 4, यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। हिंदी में देखिए इस तरह से विलोम आ रहे हैं, बहुत कठिन नहीं आएगा, सरल आएगा, आप देख कर जाइएगा, कर लेंगे आप। इसलिए मैंने हिंदी के प्रश्नों को थोड़ा कम रखा है, आपका समय नहीं बर्बाद करना चाहता हूँ, नए प्रश्नों को आपको देना मेरा उद्देश्य है। जो आप जानते हैं उसको दे करके बोर करने का कोई औचित्य नहीं है। ज्येष्ठ का विलोम शब्द है लघु, छोआ, सी अनुज, डी कनिष्ठ। तो ज्येष्ठ और कनिष्ठ, ज्येष्ठ माने बड़ा और कनिष्ठ माने छोटा, डी सही हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों। अपमान का विलोम क्या हो जाएगा? तो अपमान का सम्मान, डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, एक मुहावरा सबरी के बेर का अर्थ है। तो सबरी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को जो बेर दिया था तो वह भक्ति भावना से भेंट की हुई एक भेंट थी, गिफ्ट था। तो वो तो यही ये वाला ऑप्शन आपको सही है। दान देना, जूठा भोजन कराना तो उसका उद्देश्य था नहीं। दान भी वो भगवान को क्या देगी, अर्पण भी कोई करने का, मतलब कुल मिलाकर वहाँ भक्ति को दर्शाई गई है। वो और वो सबरी वाला जो रामायण में आप देखते हैं पोर्शन है, वह सबरी की भक्ति को ही तो दिखाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। सबरी के बेर का मतलब कि भक्ति भावना से भरी हुई भेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जो जन्म से अंधा है उसके लिए एक शब्द कौन सा है? सूरदास, जन्मांध, धृतराष्ट्र, नश्वर। तो धृतराष्ट्र नहीं होगा, ज्यादातर बच्चे इसके साथ जाएंगे सूरदास धृतराष्ट्र, लेकिन जन्मांध माने जन्म से अंधा, बी सही हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो, आपको हमारा सीरीज अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करिए चैनल को। आप लोग अधिक से अधिक वीडियो देखते हैं, आप मेरे वीडियोस पर व्यू इसी CRPF में देख लीजिए कितना व्यूज जाता है, 1500, 2000, 1000 प्लस व्यूज, लेकिन सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे ना के बराबर हैं। तो क्यों मैं ड्यूटी से आपके लिए जब समय निकाल कर इतने अच्छे अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन लेकर के आ रहा हूं, तो क्या आपका दायित्व तो मुझे सपोर्ट करना नहीं बनता है? आप सपोर्ट करिए दोस्तों, आपके सपोर्ट से मैं स्टैंड हुआ, आपके लिए बेहतर प्रश्न लाने की कोशिश करूंगा। सरकारी नौकरी की भर्ती परीक्षाओं को कई बार क्रैक करने का मेरा एक लंबा अनुभव रहा है, वह मैं आपको जरूर दूंगा और आपको भी सरकारी नौकरी के लक्ष्य तक पहुंचाऊंगा। एक दिन में सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन मेरा दावा है एक दिन आपको जरूर मिलेगी।
जान लीजिए। एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन तो जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में।